किताब का हर एक चैप्टर एक बहुत गहरी कहानी कहता है और उस कहानी की शुरुआत होती है उस बुक के इंडेक्स से। हमें अभी तक क्या लगता है कि यार इंडेक्स का मतलब सिंपल सा होता है कि चैप्टर के नाम लिखे होते हैं और उनके सामने उनके पेज नंबर्स लिखे होते हैं, पर ऐसा नहीं है। इंडेक्स उस पूरी बुक की शॉर्ट में एक स्टोरी होती है। अगर आप कभी भी किसी भी बुक के इंडेक्स को उठाएं और बहुत ध्यान से बहुत समझदारी के साथ उसे देखें तो आप पाएंगे हर दूसरा चैप्टर पिछले चैप्टर से कनेक्टेड होता है। और जब आप सारे चैप्टर्स को कनेक्ट करके आपस में एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो पूरी एक स्टोरी कह रहे होंगे। मैं हर्ष वर्मा आज आपके बीच ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई हिस्ट्री के बुक के चैप्टर की इंडेक्स के बारे में समझाऊंगा, जो कि आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पढ़ाई दो तरीके से होती है, एक कि बस ऐसे ही कर ली और एक जो कि एक जेन्युइन तरीका होता है। लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, वो जस्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर देते हैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन के दौरान। पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें बुक के इंडेक्स को पढ़ना होता है, उसे समझना होता है। उसमें जो स्टोरी है, जो बुक का पूरा ओवरव्यू है कि बुक यार ये हमें समझाना क्या चाहती है, ये किताब हमें कहना क्या चाहती है, ये किताब में जितने चैप्टर्स है वो हमें मैसेज क्या देना चाहते हैं, सबसे पहले ये चीज समझी जाती है। उसके बाद समझा जाता है बोर्ड के एग्जाम्स का पैटर्न, बोर्ड के क्वेश्चंस का पैटर्न, बोर्ड के पेपर्स को थोड़ा समझा जाता है कि यार बोर्ड सवाल कैसे पूछता है। उसके बाद चैप्टर पढ़ने की शुरुआत होती है। मैं अभी कुछ टाइम बाद चैप्टर 1 जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 है, नेशनलिज्म इन इंडिया है जो कि सेकंड चैप्टर है, मैं उसके वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा जो कि आईसीएसई के चैप्टर्स हैं क्लास 10th के। पर उससे पहले मैं आपको उस इंडेक्स के बारे में समझा रहा हूं। चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास 10th आईसीएसई हिस्ट्री के इंडेक्स को समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक चीज देखिए, जो क्लास 10th की आईसीएसई हिस्ट्री की बुक है उसमें जो हिस्ट्री है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है उसे कहते हैं इंडियन हिस्ट्री और जो दूसरा पार्ट है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग आज इंडियन हिस्ट्री को समझने वाले हैं। इतनी बात समझ में आती है। क्लास 10th आईसीएसई हिस्ट्री जो है उसमें हिस्ट्री दो पोर्शंस में, पहला वाला क्या है इंडियन हिस्ट्री, दूसरा पार्ट क्या है वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री में आई थिंक 5 या 6 चैप्टर्स हैं, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, राइट। अब देखते हैं हम लोग इंडियन हिस्ट्री में चैप्टर्स के नाम एक बार देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहले चैप्टर की बात करें तो उस चैप्टर का नाम है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरे चैप्टर की बात करें तो वो है फैक्टर्स प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ऐसे करते करते यहाँ पे पूरे ओवरऑल 10 चैप्टर लिखे हुए हैं। तो आपको इतना अंदाजा लग गया कि हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज इंडियन, सेकंड इज वर्ल्ड। नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री एंड इन इंडियन हिस्ट्री वी आर हैविंग 10 चैप्टर्स। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक चैप्टर क्या कहना चाहता है, एक एक चैप्टर का ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं ताकि जब आप बुक को पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको पूरी स्टोरी पहले से ही क्लियर हो। हर चैप्टर को मैं दूसरे चैप्टर से लिंक करके दिखाऊंगा, हर चैप्टर को मैं दूसरे चैप्टर से जोड़ के दिखाऊंगा ताकि आप कभी भी एक गलती ना करें कि बीच से जो चैप्टर शॉर्ट है चलो उसे उठा के पढ़ लें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यार ये जो चैप्टर नंबर 6 है ना ये तो 5 पेज का, चलो इसे पहले पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको हर एक चैप्टर सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमने कोई भी चैप्टर उठा के बीच से पढ़ा तो फिर आप पूरी स्टोरी को मिस कर देंगे। चलिए स्टोरी को समझते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 पे देखते हैं। देखो चैप्टर 1 में एक बात जान लो कि चैप्टर 1 के बहुत सारे नाम है। पहला नाम क्या है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा नाम है ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। कुछ बुक्स जो कि आईसीएसई में चलती हैं वो उसे रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी जानती हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग नाम से चैप्टर जाना जाता है पर कहानी सेम है, ठीक। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, इस चैप्टर या ये चैप्टर आपको क्या टीच करेगा, ये चैप्टर सबसे पहले तो आपको टीच करेगा कि रिवोल्ट क्या होता है। बेसिकली रिवोल्ट का सिंपल हिंदी में मतलब होता है दंगा। दंगा क्यों होता है, जब जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, जब वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव का मतलब होता है शोषणकारी, एक्सप्लॉइटेटिव खून चूसने वाली पॉलिसीज बनाती है जिससे पब्लिक बहुत परेशान हो जाती है और बहुत लंबे समय तक जब सरकारें करती रहती है तो पब्लिक सड़कों पे आके दंगे करती है, सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करती है। फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे होंगे कि एक पार्टी बहुत वायरल हो रही है, कॉकरोच जनता पार्टी। इस टाइम उसके जो बच्चे हैं, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। व्हाई? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत टाइम से एक्सप्लॉइटेटिव है, परेशान करने वाली है, इसलिए पब्लिक क्या है रोड्स पे आ रही धीमे धीमे। ये हर टाइम होता रहता है, हिस्ट्री में भी हुआ है, आज भी हो रहा है और फ्यूचर में हमेशा होता रहेगा। जब जब गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेटिव होगी, जब जब गवर्नमेंट की पॉलिसी शोषणकारी होगी, तब तब जनता सड़कों पे आएगी। सबसे पहली चीज तो ये चैप्टर आपको ये बताता है कि रिवोल्ट क्या होता है और रिवोल्ट कब होता है। आई होप आपको रिवोल्ट कब होता है समझ में आ गया होगा। दूसरी बात है चैप्टर आपको क्या बताएगा, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन इंडिया। रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान इंडिया में क्या क्या हुआ। जो भी शहर आज आप बहुत सुनते हैं कि लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, बनारस, इन सब जगहों पे भारी मात्रा में दंगे होते हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोगों को खून बहता है, भारत के लोग सड़कों पे आके अंग्रेजों की हालत खराब कर देते हैं। ये सारी बातें भी आपको इस चैप्टर में समझने को मिलेंगी कि इंडियंस इतना ज्यादा क्यों गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने अंग्रेजों के खून बहा दिए थे सड़कों पे, राइट। आगे चैप्टर आपको क्या बताता है,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चैप्टर आपको बताता है। देखिए यहाँ पे, अ रिवोल्ट हैपेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हियर इट इज हैपनिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, मीनिंग दे वर द गवर्नमेंट। जो रिवोल्ट होता है, जो दंगा होता है, वो हमेशा सरकार के खिलाफ होता है। और रिवोल्ट ऑफ 1857 किसके खिलाफ हुआ? अंग्रेजों के खिलाफ। यानी कि सरकार कौन है? अंग्रेज। यहीं पे सबसे बड़ा सवाल आता है, वो लोग जो कि 7 समुंदर पार से आए थे, वो लोग जो भारत से व्यापार करने आए थे, वो लोग जिन्हें हमारी भाषा तक नहीं आती थी, वो इंडिया की पॉलिटिक्स को कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, वो भारत की सरकार कैसे बन जाते हैं, वो भारत के राजा कैसे बन जाते हैं। ये बात आपको इस चैप्टर में समझ में आएगी कि यार वो लोग जिनको लैंग्वेज तक नहीं आती हिंदी बोलना, और हिंदी तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, साउथ इंडिया में जाओगे मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उन लोगों ने पूरे इंडिया को जीत कैसे लिया, राइट? ये बात भी आपको इस चैप्टर में समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। इवन आफ्टर अ मैसिव रिवोल्ट बाय इंडियंस इट स्टिल फेल्ड। बहुत भारी लेवल पे भारतीयों के द्वारा दंगे करने के बाद भी भारतीय अंग्रेजों से हार जाते हैं और अंग्रेज वापस से भारत को जीत लेते हैं। रिवोल्ट फेल हो जाता है। पता है रिवोल्ट क्यों फेल होता है? ये बात भी आपको इस चैप्टर में समझ में आएगी। रिवोल्ट फेल होता है क्योंकि जो इंडिया था उस टाइम पे, तब इंडिया कोई कंट्री था ही नहीं। इंडिया छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। कोई मराठा था, कोई मुगल था, कोई रानी ऑफ झांसी के किंगडम का खुद को कहता था, कोई नागपुर का कहता था, कोई निजाम ऑफ हैदराबाद था, कोई नवाब ऑफ बंगाल के अंपायर का था। इंडिया मल्टीपल कलेक्शन था, मल्टीपल अंपायर्स का। उसके अंदर बहुत सारे अंपायर्स आते थे, राइट? इंडिया में जैसे आज हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग इंडियंस हैं, तब कोई नहीं कहता था कि हम लोग इंडियंस हैं, राइट? तब लोग क्या कहते थे कि भैया हम तो मराठा हैं। तब क्या कहते थे कि हम तो भैया मुगल हैं, हम निजाम ऑफ हैदराबाद के क्षेत्र से हैं, राइट? तो एक कॉमन फीलिंग नहीं थी, कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, इसलिए रिवोल्ट फेल हो गया। सब लोग अपने अपने अंपायर के लिए लड़ रहे थे, इंडिया के लिए कोई नहीं लड़ रहा था, क्योंकि इंडिया था ही नहीं, राइट? वो जो नेशनलिज्म होता है, नेशन होता है, देश होता है, देशभक्ति होती है, वैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। दैट्स व्हाई रिवोल्ट गॉट फेल्ड। और इसी वजह से आपका सेकंड चैप्टर, मैंने क्या कहा, हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड होगा, राइट? अब देखो रिवोल्ट फेल हो गया क्योंकि कोई कॉमन फीलिंग नहीं है। जैसे आज अगर आप इंडिया में यूपी में रहते हैं, पंजाब चले जाएं, तो अभी आप उत्तर प्रदेश के हो, पंजाब में आप अलग हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोगों में एक चीज कॉमन है कि जो उत्तर प्रदेश में रह रहा है वो भी इंडियन है, जो पंजाब में रह रहा है वो भी इंडियन है, यानी दोनों के बीच एक कॉमन कनेक्शन पॉइंट है। उस टाइम ऐसा नहीं था, राइट? इंडिया जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, देशभक्ति जैसी कोई भावना नहीं थी, राइट? यहीं से हमारा चैप्टर 2 निकल के आता है। जब देशभक्ति की भावना नहीं थी तो रिवोल्ट फेल हो गया, यानी देशभक्ति की भावना और देश का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया आ जाएगा, सबको एक कॉमन आइडेंटिटी मिल जाएगी कि हाँ ठीक है, हम मराठा तो हैं पर हम इंडियन हैं, हम मुगल तो हैं पर हम इंडियन हैं, हम निजाम ऑफ हैदराबाद तो हैं पर हम इंडियन हैं। तो सबके पास एक कॉमन आइडेंटिटी आ जाएगी, राइट? इतनी बात समझ में आती है। यहीं से देखिए आपका चैप्टर 2 आएगा। चैप्टर 2 का नाम देखिए क्या है। चैप्टर 2 का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिससे नेशनलिज्म या फिर नेशन बना, इंडिया के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा हुई, सबके अंदर एक फीलिंग आई कि यार हम सब एक हैं। इस चैप्टर में आपको ये सब कहानियां समझने को मिलेंगी। देखो दोनों चैप्टर लिंक हो गए ना आपस में, इतनी बात समझ में आती है। दिस चैप्टर विल टीच यू अबाउट नेशनलिज्म। कि नेशनलिज्म क्या होता है? एक ऐसी फीलिंग जो सबको एक साथ बांधती है। इंडिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह से हो, पर तुम इंडिया के किसी भी कोने में इंडियन हो, राइट? अब अगर मणिपुर का कोई आदमी मारा जाएगा तो तुमको दिक्कत होगी, क्योंकि वो भी इंडियन है, तुम भी इंडियन हो, भले कहीं भी रहते हो। उस टाइम ऐसा नहीं था, राइट? समझ में आया कि नेशनलिज्म की फीलिंग कहां से आई? ये बातें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये फील्ड लिख गया, इसे फील्ड कर लीजिएगा, बिकॉज देयर वाज नो कॉमन फीलिंग, कॉमन आइडेंटिटी एंड एवरीवन वाज डिवाइडेड। ये मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, राइट? आगे देखते हैं। नेशनलिज्म विल एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स व्हिच विल कनेक्ट एवरी इंडियन। ये भी मैंने अभी बताया कि नेशनलिज्म एक ऐसी फीलिंग है जो हर एक इंडियन को आपस में जोड़ने का काम करती है। भैया मैं पंजाबी हूं, इंडियन भी हूं, राइट? मैं तमिल हूं, इंडियन भी हूं, राइट? इतनी बात समझ में आती है। This chapter will also teach you what are the factors that promoted the growth of nationalism. ये चैप्टर आपको और क्या पढ़ाएगा कि यार ये नेशनलिज्म इंडिया में पैदा कैसे हुआ, ये देशभक्ति की भावना, ये देश, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, ये सब कहां से आया, ये भारत देश कैसे बन गया, एक जगह जो कलेक्शन ऑफ अंपायर्स थी वो एक कंट्री के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज भी आपको ये चैप्टर समझा के देगा। अंडरस्टूड? लास्ट चीज ये चैप्टर आपको क्या बताएगा? When nationalism was born, someone was required to take it forward. अब नेशनलिज्म पैदा तो हो गया है, नेशनलिज्म तो हो गया है, पर इस नेशनलिज्म की फीलिंग को देश के हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए कोई सामने आएगा ना, और वहीं पे बनेगी इंडिया की सबसे पहली नेशनल लेवल की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस पार्टी बेसिकली आइडेंटिफाइज द इंडियन प्रॉब्लम्स एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स एंड आस्क फॉर सॉल्यूशन एंड देयर राइट्स। ये पार्टी का काम क्या था? ये पार्टी सबसे पहले तो नेशनलिज्म की फीलिंग को
हर एक घर तक, हर एक इंडियन तक पहुंचाती थी और भारतीयों की जो भी समस्या होती थी उसको उठा के अंग्रेजों के सामने रखती थी, उनसे अपने राइट्स और सॉल्यूशंस की डिमांड करती थी। इतनी बात समझ में आती है। ये पहली बार था जब इंडिया के लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स अंग्रेजों के खिलाफ शुरू करी थी। ये सारी बातें आपको इस चैप्टर में समझने और पढ़ने को मिलेंगी। आते हैं तीसरे चैप्टर पे। तीसरा चैप्टर क्या कहता है? प्रोग्राम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट मॉडरेट्स। देखो, कांग्रेस वाज बॉर्न, कांग्रेस पैदा हो चुकी है, पिछले चैप्टर में हमने ये बात समझी, राइट? अब क्या हुआ? एंड द अर्ली लीडर्स ऑफ कांग्रेस हु आर लीडिंग एंड मेंटेनिंग इट आर नोन एज मॉडरेट्स। जो लोग शुरू में कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, उसे मेंटेन कर रहे हैं, लोगों तक उसे पहुंचा रहे हैं, उन लोगों को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं मॉडरेट्स, राइट? They do not believe in violence and destruction, they only believe in laws and legal justice। ये जो मॉडरेट्स थे, जैसे दादा भाई नारोजी, ये सब जो लोग थे, ये लड़ाई झगड़े में, वॉयलेंस में बिलीव नहीं रखते थे। ये सब बेसिकली एक्सट्रीमली पढ़े लिखे लोग और लॉयर्स थे। ये सब लोग सिर्फ एक चीज में बिलीव रखते थे कि अगर हमें जस्टिस चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ, तो हम उनसे लड़ाई सड़कों पे नहीं करेंगे, दंगे नहीं करेंगे, अपनी देश की किसी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम उनसे लड़ाई कोर्ट में करेंगे, लीगली करेंगे, लॉज और जस्टिस की मदद से हम अपना न्याय पाएंगे। इतनी बात समझ में आती है? ठीक, इस चैप्टर में आपको और क्या पढ़ने को मिलेगा? What are the early achievements of early nationalists and moderates? वो जो moderates थे उनकी achievements क्या थी? और आखिरी चीज जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी कि कौन सी चीजें उनके बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी उन्हें कौन सी अचीवमेंट्स नहीं मिल पाए, वो कहां कहां पे फेल हो गए, राइट? आते हैं चैप्टर 4 पे। देखो, ये जो 4 चैप्टर है ना, ये थर्ड लेवल से कनेक्टेड है। जो मॉडरेट्स थे उन्होंने बातचीत करके कोर्ट में जाके अंग्रेजों से अपने राइट्स की डिमांड करी, अपने बेटरमेंट की डिमांड करी, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मांगा, पर जब उनको सॉल्यूशंस नहीं मिले, जब वो कुछ जगह पे फेल हो गए, तो इसी मॉडरेट्स में कुछ लोग थे जो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा भाई ये बातचीत करके काम नहीं बनेगा। उन्होंने फिर दूसरी अप्रोच उठाई अंग्रेजों के खिलाफ। उन्होंने कहा वॉयलेंस, उन्होंने कहा एग्रेसिव अप्रोच, उन्होंने कहा दंगे, उन्होंने कहा प्रोटेस्ट, उन्होंने कहा हमें ये सब चीजें करनी पड़ेंगी अंग्रेजों के खिलाफ, तभी ये जाके हमारी बात सुनेंगे, राइट? और ऐसे लोग जो इस अप्रोच में बिलीव रखते थे, इन्हें कहते हैं रेडिकल्स। अब बहुत सारे लोग इंडियन मीडिया में, टीवी पे क्या कहते हैं? मॉडरेट्स और रेडिकल्स को कंपेयर करते हैं। मॉडरेट्स और रेडिकल्स में कोई कंपैरिजन नहीं है। देखो, जब भी कभी किसी से लड़ाई होती है, दो चीजें करनी पड़ती है। पहले आप जाके आराम से बात करेंगे, जब आराम से बात नहीं कर बनेगी तो फिर आप एग्रेसिव अप्रोच दिखाएंगे। वही हो रहा है इंडियन हिस्ट्री में। सबसे पहले कुछ लोगों ने आराम से बात करी, जब बात नहीं बनी तो उन्होंने गुस्से में बात करी। इसमें दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई सही गलत नहीं है, कोई कम ज्यादा नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। रेडिकल्स पहले नहीं आ सकते थे क्योंकि पहले आदमी आराम से ही बात करता है, उसके बाद गुस्सा दिखाता है। पहले आराम से बात हो गई, मॉडरेट्स आर गुड, अब गुस्से में बात होगी। रेडिकल्स भी ठीक है, दोनों में कोई भी कम ज्यादा या सही गलत नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, मीडिया हाउसेस पे, टीवी चैनल्स पे आपको दोनों लोगों में कंपैरिजन करते दिखेंगे, वो कंपैरिजन बिल्कुल सरे से गलत है। इस बात का ध्यान अपने दिमाग में लेके चलें, राइट? आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 समझ में आया? चैप्टर 5 देखते हैं। चैप्टर 5 क्या करेगा? द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द स्वदेशी मूवमेंट। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर हाउ द ब्रिटिशर्स ट्राइड टू डिवाइड इंडियंस एंड हाउ इंडियंस यूनाइटेड टू फाइट बैक। देखो, एक चीज होती है जिसको कहते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब है देशभक्ति। पूरे देश में सब आदमी कह रहा है मैं इंडियन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं, राइट? अब अंग्रेजों को इस देशभक्ति की भावना को कमजोर करना है। हर आदमी डिमांड कर रहा है हमें फ्रीडम दो, हमें राइट्स दो, हमें हमारी चीजें दो, राइट? अब अंग्रेज अगर इस फीलिंग को ब्रेक करना चाहते तो क्या करेंगे? रिलीजियस फीलिंग्स को भड़काएंगे। अभी हर आदमी कह रहा है इंडियन है, इंडियन है, इंडियन है, लेकिन अगर हमें इस इंडियननेस की फीलिंग को खत्म करना है, हम क्या करते हैं? हम उसे बताते तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम क्रिश्चियन हो। अब क्या हो गया? अब इंडियननेस की फीलिंग नीचे जाएगी और रिलीजियस फीलिंग्स ऊपर आएंगी। इसीलिए अंग्रेजों ने किया पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइट? द ब्रिटिश डिवाइडेड द लार्ज स्टेट ऑफ बंगाल इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स। जो बंगाल है इंडिया में, अंग्रेजों ने उसको डिवाइड कर दिया। सबसे पहले क्या किया? ईस्ट बंगाल, जिसको आज तुम बांग्लादेश के नाम से जानते हो, उसे वहां पे मुस्लिम्स को बिठाया, और जो वेस्ट बंगाल था वहां पे वो एरिया को हिंदू मेजॉरिटी रखा और उन दोनों हिस्सों को डिवाइड कर दिया। जनता से क्या कहा? पब्लिक से कहा यार ये बहुत बड़ा स्टेट था और हमें इसे मैनेज करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए हमने इसका डिवीजन कर दिया। उन्होंने डिवीजन पता है क्यों किया था? ताकि हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्लैशेस हो, हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगा भड़के, हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाइयां हो, ताकि जो पूरा देश है वो हिंदू मुस्लिम में उलझ जाए और जो इंडियननेस की फीलिंग है, जो नेशनलिज्म की फीलिंग पूरे देश में तेज हो रही है, जो नेशनलिज्म की फीलिंग अंग्रेजों को हमें चैलेंज कर रही है कि हमारा देश छोड़ के जाओ, वो फीलिंग कम हो जाए, वो फीलिंग नीचे आ जाए, राइट? देखो, चैप्टर कनेक्ट हो गए ना, सारे चैप्टर सीरीज में कनेक्ट होते आ रहे होंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? देखो, रियल मोटिव, इसे पढ़ना, मैंने यहां पे यही बात लिखी है। इंडियाज रिस्पॉन्स, इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स किया? द ब्रिटिश वर एबल टू मेंटेन कंट्रोल ओवर इंडिया लार्जली बिकॉज दे मेड मैसिव प्रॉफिट्स बाय सेलिंग ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट टू इंडियंस।
अंग्रेज जो थे वो भारत पे शासन क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि अंग्रेज अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में बेच रहे थे, हम लोग उनके प्रोडक्ट्स को खरीद रहे थे, उससे उन्हें पैसा मिल रहा था, उस पैसे से वो अपनी सरकार चला रहे थे। इसलिए इंडियंस ने कहा एक काम करो, स्वदेशी एंड बॉयकॉट, इनके जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं इनको सबको बॉयकॉट कर दो। हम जब इनका माल ही नहीं खरीदेंगे, हम जब इनके बनाए प्रोडक्ट्स ही नहीं खरीदेंगे तो इनके पास पैसा कहां से आएगा? ये हम पे शासन ही नहीं कर पाएंगे। और स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब होता है स्वयं के देश का, अपने देश की चीजें बनाओ, अपने देश में मैन्युफैक्चर करो, अपने देश के प्रोडक्ट्स बनाओ और उन्हें ही कंज्यूम करो, राइट। इसीलिए इंग्लिश जो है वो इंडियंस जो हैं वो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। हर एक चीज कनेक्टेड है, इस बात को माइंड में लेके चलो, राइट। आगे देखते हैं, चैप्टर 6 आपको क्या बताएगा? फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। ये चैप्टर आपको क्या सिखाएगा? मैंने अभी क्या कहा, नेशनलिज्म की फीलिंग को वीक करने के लिए रिलीजियस फीलिंग्स को प्रमोट करना पड़ता है, देशभक्ति की भावना को कमजोर करने के लिए धार्मिक भावनाओं को उठाकर ऊपर रखना पड़ता है। दिस चैप्टर विल टीच यू हाउ अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। मोरओवर यू विल आल्सो लर्न इट वाज अ प्लान ऑफ ब्रिटिश टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम्स मोर। सबसे पहले बंगाल का पार्टीशन किया, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में दंगा भड़काया। अब मुस्लिम से कहा एक काम करो यार, तुम अपनी पार्टी बना लो ना, तुम लोग अपनी पार्टी बनाओ, अपने राइट्स मांगो, अपने लिए अपनी पॉलिटिक्स अलग करो, हिंदू से अलग हो जाओ। फिर से हिंदू मुस्लिम्स को बीच से डिवाइड किया। पूरे देश में जो इंडियननेस की फीलिंग थी, जो भारतीयता की फीलिंग थी, उसको किल करने की कोशिश करी अंग्रेजों ने अलग अलग तरीकों से। पहला था पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि पिछले चैप्टर का हिस्सा था, और इस चैप्टर में आप मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन देखेंगे, राइट। इतनी बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 7, 8 एंड 9। चैप्टर 7, 8 और 9 ऑलमोस्ट तीनों एक जैसे ही चैप्टर हैं, आपस में कनेक्टेड है। 7 का नाम है नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चैप्टर 8 का नाम है महात्मा गांधी। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे 50 बातें उस आदमी के बारे में कहते हैं, उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं, उस शख्सियत के बारे में कहते हैं, पर मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं, आज भारत की जनता सड़क पे खुदे हुए गड्ढे की शिकायत अपने नेता से नहीं कर पाती है, और वो आदमी ब्रिटिश अंपायर से लड़ गया था। इसलिए अपनी औकात को जाने और अपनी औकात को पहचाने और उसके बाद किसी व्यक्ति पे सवाल उठाएं। टीचर सही से नहीं पढ़ाता है, तुम उससे ये तक नहीं कह पाते हो सर समझ में नहीं आया, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी शिकायत तुम अपने प्रिंसिपल से नहीं कह पाते हो। सड़कों पे कोई दिक्कतें हो रही हैं, उसकी प्रॉब्लम तुम जाके पुलिस से नहीं कह पाते हो, और तुम गांधी को क्वेश्चन मार्क करते हो कि ही इज नॉट राइट एंड ही इज नॉट रॉन्ग। एक बार अपने आप में झांको और अपनी प्रॉब्लम्स को देखो, ठीक है। तुम छोटी सी बात एक छोटे से 2 टके के अधिकारी और एक गलत टीचर से नहीं कह पा रहे हो, और वो आदमी जो ब्रिटिश अंपायर, जिसका 50% दुनिया पे शासन है, 1900 का मैप उठा लेना, देख लेना जाके, जो पूरा वर्ल्ड मैप है ना, उसका 30 से 40% हिस्सा ब्रिटिश अंपायर के अंडर आता है। सोचो कितना पावरफुल वो अंपायर है, और वो आदमी अकेला उस अंपायर से लड़ गया था, राइट। महात्मा गांधी इज बेसिकली सुपरस्टार ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। कहने से पहले सोचें जरूर। चैप्टर 9 द नेशनल मूवमेंट 1935 से 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड आईएनए। ये तीनों चैप्टर आपस में कनेक्टेड हैं। इन तीनों चैप्टर में आप क्या सीखेंगे मैं आपको बता देता हूं। दिस चैप्टर विल टीच यू हाउ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम रीच्ड एवरी इंडियन। ये जो फ्रीडम का स्ट्रगल था, ये जो आजादी की लड़ाई चल रही थी, ये हर भारतीय तक कैसे पहुंची, क्या क्या तरीके इंडियन पॉलिटिशियंस ने लगाए, भारतीय फ्रीडम फाइटर्स ने लगाए कि हर भारतीय आजादी की लड़ाई के लिए सामने आए। ये सब चीजें आपको इन 3 चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेंगी। इन दिस सेक्शन यू विल स्टडी द इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस एंड भगत सिंह। पावरफुल कैंपेन्स एंड मास अवेकनिंग। इसमें आपको एक और चीज पता चलेगी कि हर भारतीय को सड़क पे कैसे लाए अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालने के लिए। बहुत सारे मूवमेंट्स करे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट किया, which ultimately helped us to achieve independence. The role of World War I. Furthermore, the First World War played a crucial role because British was preoccupied with the global conflict. These revolutionary movements gained significant momentum and success within India. और साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 1 जो कि 1914 से 1918 के बीच होता है, उसका भी बहुत ज्यादा रोल था अंग्रेजों को भारत में वीक करने का। क्योंकि जब अंग्रेज इस वॉर में इंक्लूड हो गए, इस वॉर में बिजी हो गए, तब भारत में ये सारे मूवमेंट्स, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन जैसे मूवमेंट्स हो रहे थे, मूवमेंट्स चलाए जा रहे थे, जिससे अंग्रेजों की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, जो उनकी पावर पे होल्ड है इंडिया में, उसको वीक किया जा सके। हर एक चीज कनेक्टेड है, हिस्ट्री पूरी कनेक्टेड है, कोई भी बात बेमतलब की और फर्जी बकवास नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर पे। चैप्टर 10 द लास्ट फेज, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया 1942 टू 1947। ये वही टाइम है
जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा होता है, राइट। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ इंडिया फाइनली गेन्ड इंडिपेंडेंस एंड व्हाट पोटेंशियल फैक्टर्स वर। इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि इंडिया को फाइनली इंडिपेंडेंस कैसे मिली और ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसने इंडिया को इंडिपेंडेंस गेन कराई, राइट। हाउ द मूवमेंट एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ लैक्स ऑफ पीपल अल्टीमेटली सक्सीडेड, लाखों लोगों के त्याग और बलिदान को कैसे सक्सेस मिली जब अंग्रेज भारत छोड़ के जाते हैं, और वर्ल्ड वॉर सेकंड कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में। ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर सेकंड जीत तो जाते हैं पर इतना वीक हो जाते हैं कि इंडिया पे रूल करने की शक्ति और क्षमता उनके अंदर नहीं बचती, और इसी बीच इंडिया के पॉलिटिशियंस लाइक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस बहुत सारे मूवमेंट्स इंडिया में कर रहे होते हैं जिससे इंग्लिश या फिर ब्रिटिशर्स इंडिया में और वीक होते हैं, राइट। ये सारी बातें भी आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। मोरओवर व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट दे डिवाइड इंडिया इनटू टू पार्ट्स, जब अंग्रेज गए तो वो हमें दो हिस्सों में बांट कर चले गए, राइट। उन्होंने पाकिस्तान एक इधर बनाया जिसे आप देखते हैं, और जिसे आज आप बांग्लादेश जानते हैं उसे पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान पहले दो हिस्सों में था, एक इधर वेस्ट पाकिस्तान, एक इधर ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान 1971 में कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम पे बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया गया। ऐसा अंग्रेजों ने क्यों किया? The reason they did so was to disturb India from both corners permanently. अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया ताकि इंडिया को हमेशा परमानेंटली दोनों कॉर्नर से डिस्टर्ब किया जा सके। देखो आज वेस्ट पाकिस्तान कैसे हमें डिस्टर्ब करता है, कैसे वहां पे टेररिस्ट अटैक्स, आर्मी अटैक्स होते रहते हैं, हमेशा इस वाली जगह पे कश्मीर वाले इशू पे पूरा हमेशा एक इशू बना रहता है, एक टेंशन्स बनी रहती हैं। अगर ये वाली जगह बांग्लादेश में कन्वर्ट नहीं होती तो आज हमें इधर से भी उतनी ही टेंशन्स झेलने को मिलती जितनी आज हमें इधर से मिलती हैं, राइट। इसीलिए अंग्रेजों ने इंडिया को दो हिस्सों में बांटा था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ताकि तुम्हारे सर पे हमेशा टेंशन्स रहें और इंडिया हमेशा इन्हीं मसलों और मुद्दों में ही उलझा रहे, राइट। आगे देखते हैं। ईस्ट पाकिस्तान हैज नाउ बिकम अ बांग्लादेश एन इंडिपेंडेंट कंट्री बट वेस्ट पाकिस्तान इज स्टिल अ प्रॉब्लम फॉर अस। ये बात मैंने आपको बता दी। आखिरी बात, हेंस इट इज प्रूव दैट हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट पास्ट। हिस्ट्री सिर्फ पास्ट की बात नहीं होती है। लोग बहुत सारे समझते हैं कि यार हिस्ट्री में सिर्फ पास्ट की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। पास्ट को समझा जाता है प्रेजेंट को समझने के लिए। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा प्रेजेंट में सांसें लेता रहता है, प्रेजेंट में जिंदा रहता है। एग्जांपल मैंने आपको दिया, पार्टीशन कब हुआ? 47 में। पर टेंशन्स कब है? आज भी। अभी लास्ट अटैक हुआ ना, पहलगाम हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो टेंशन्स है ना। ये टेंशन्स कब, किस लिए? ये टेंशन्स कब क्रिएट हुई? 1947 में। तो चीजें हुई पास्ट में, हिस्ट्री सांसें ले रही है प्रेजेंट में। समझ में आ गया? उम्मीद है कि सारे चैप्टर्स कैसे आपस में कनेक्टेड है ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। आखिरी बात जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप जब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का। उस टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे क्या है कि जितने भी चैप्टर्स में पढ़ाने वाला हूँ उसके पीडीएफ और नोट्स वगैरह मैं अपलोड कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे हम और आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, राइट। एक नई चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगला चैप्टर तो मान लीजिए रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत ही जल्द इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। कमिंग टू दिस अक्टूबर, इस अक्टूबर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। वी आर लॉन्चिंग अ न्यू वेबसाइट। हम एक वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड 2027 में आएंगे और आने के उनके 99% चांसेस हैं, वो क्वेश्चंस हम उस वेबसाइट पे अपलोड करेंगे और उनके आंसर्स भी उस वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कनेक्ट करने की कोशिश करें। जितने भी मेरे पेजेस हैं, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उस पर कनेक्ट हो जाएं ताकि जब उस वेबसाइट पे चीजें आए तो आप उसे मिस ना करें, राइट। सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।